Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा बेटा मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डाइपोल स्टडी किया था और हमने उसको कंपेयर किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ और हमने उसके कुछ फॉर्मूले निकाले थे। पहले आज हम वो फॉर्मूले लिखेंगे और एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। वो मेरा बहुत फेवरेट फार्मूला है क्योंकि उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था एज ए स्टूडेंट और उससे मुझे पता लगा था सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्यों पढ़ाई जाती हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों होती है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे उसमें से क्या सीखने को मिला था। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूले लिखते हैं और आज हम इन फॉर्मूलों के ही न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो बेटा हमने कौन कौन से फॉर्मूले निकाले थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, राइट। मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा एक बार और ये टेबल आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। ओके, ये इधर हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले और इधर हो गया बेटा मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ओके, मैग्नेटिज्म में F इक्वल्स टू K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, राइट। यहां पर K की वैल्यू क्या होती है बेटा? K यहां पर था 1/4/ε0। यहां पर K की वैल्यू क्या होती है? K इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π। वैसे अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फॉर्मूले एक बार देखने चाहिए और अगर आपको लगता है आपको आते हैं, आप खुद ये टेबल बनाओ, उसके बाद कंपेयर करो, डिड आई मिस समथिंग और डिड आई मिस समथिंग, क्या मैंने कुछ मिस किया या आपने कुछ मिस किया, राइट। ओके, 1/4πε0 μ0/4π, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, राइट। ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और यहां पर क्या होगा बेटा, दो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। पोल को हम किससे मेजर करते हैं? पोल स्ट्रेंथ से, M1 M2, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। Q को हम किसमें मेजर करते हैं बेटा? कूलम में, और पोल स्ट्रेंथ होती है बेटा एम्पियर मीटर में। ओके, इसके बाद हमने फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? F/Q0, न्यूटन पर कूलम, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो यहां पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड बी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बी हो जाएगा F/m0, राइट। यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, उसके बाद हमने पॉइंट चार्ज का E ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था बेटा। इससे ये फायदा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काफी हद तक रिवाइज हो जाता है। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सर E इक्वल्स टू क्या आया था? KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी कि पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा? KQ/R स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे देख लेते हैं B ड्यू टू पॉइंट पोल। पॉइंट पोल क्या होगा? यानी कि वैसे तो मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। डाइपोल ही होते हैं हमेशा। लेकिन अगर थोड़ा लंबा डाइपोल हो, बड़ा डाइपोल हो, तो हम उसको एक अकेले को अज्यूम कर सकते हैं। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमने उसको मान लिया कि वो अकेला है। ओके, तो मैग्नेटिक ड्यू टू बी ड्यू टू पॉइंट पोल कितना हो जाएगा? बी इक्वल्स टू KM/R स्क्वायर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फायदा होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फायदा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो हमें पता लग जाएगी। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कंपेयर करो, यहां पर क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा? M इंटू बी, ये फोर्स निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आया था बेटा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। लेट अस सी मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखेंगे बेटा और इधर मैग्नेटिक डाइपोल लिखेंगे। अगर आपको आता है बेटा आप खुद लिखो बेटा। जब आप पढ़ने बैठते हो आपके फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहले फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होंगे, फिर आपके क्वेश्चन आपको बार बार रेफर नहीं करना पड़ेगा। बहुत बच्चे बेटा एक बुरी आदत डेवलप कर लेते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं वो रेफर करते रहते हैं बार बार। तो बेटा एग्जाम में तो आपको रेफर करने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रेफरेंस वाली आदत मत डालो। ओके, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इधर क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है सर? एक तरफ माइनस क्यू चार्ज होता है, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज होता है, बीच में डिस्टेंस 2a होता है। ओके, यहां पर क्या होगा बेटा सर? एक तरफ साउथ पोल होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल को हम माइनस एम लिखते हैं, नॉर्थ पोल को हम प्लस एम लिखते हैं। बीच में डिस्टेंस 2a होता है। ओके, यहां पर क्या डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। ओके, तो बेटा ये किसमें, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड SI यूनिट इसका क्या बन जाएगा बेटा? कूलम मीटर। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इधर क्या आ जाएगा बेटा? M वेक्टर। ओके, क्या हो जाएगा? M इंटू 2a वेक्टर। ओके, ये भी क्या है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और ये क्या हो गया बेटा आपका? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट नहीं है बेटा, याद रखना, मूवमेंट है। ओके, अच्छा ये क्या होता है बेटा? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इसका हो गया बेटा एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद, सर डाइपोल मूवमेंट तो I इंटू ए भी होता है, करंट इंटू एरिया। यस बेटा, इसके अगले लेक्चर्स में हम उनको कंपेयर करेंगे। पोल स्ट्रेंथ और ये जो ये मैग्नेट से निकल के आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी मैग्नेट के लिए हम पढ़ रहे हैं सब कुछ। पर यस, ये डाइपोल मूवमेंट M इंटू 2a वेक्टर, और अगर करंट की वजह से डाइपोल मूवमेंट है तो फॉर्मूला क्या है? NIA। अगर मैग्नेट की वजह से डाइपोल मूवमेंट है तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, एंड अगर करंट की वजह से है NIA। ये आपको याद रखना है। SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर हो जाएगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा। ये डाइपोल की डायरेक्शन नहीं है, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, डाइपोल एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरा वेट मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एडजेक्टिव है, मेरा एक कैरेक्टर है, राइट। तो डाइपोल एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेट आपने हाथ में पकड़ा हुआ, वो क्या है? डाइपोल, और उसकी प्रॉपर्टी है डाइपोल मूवमेंट। तो आपको ये याद रखना है जरूर, ठीक है। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहां से कहां डायरेक्शन होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। डाइपोल की डायरेक्शन नहीं है ये, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ओके, अब हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे बेटा। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इसके फॉर्मूलों के ऊपर। पहला है इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम इसके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे।
और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम करते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन, सर एक्सियल लाइन कौन सी होती है? ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q, इनके बीच में डिस्टेंस है 2a। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट मान लेते हैं सपोज L। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक्सियल लाइन होती है बेटा, आप डायपोल को एक्सटेंड कर दो, इस डायपोल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट पर कितना फील्ड होने वाला है? सेंटर से डिस्टेंस हो गया r। अब ऐसे ही बेटा इधर भी होगा, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल हो गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये r हो गया, और ये बेटा डिस्टेंस डायपोल की लेंथ है 2a। ये पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है बेटा B = μ0/4π 2mr अपॉन r² - a² ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0/4π 2mr/r² - a²। और याद रखना है इसकी डायरेक्शन होगी बेटा जिधर डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं होगा, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन राइट की तरफ, यहां पर फील्ड वो भी राइट की तरफ होगा, जिस तरफ डायपोल मूवमेंट उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। और बेटा एक्सियल लाइन इधर भी होती है, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगी। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं, इससे इधर, वहां पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन में आ जाता है, फिर बच्चे समटाइम दे गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा नहीं हम ड्रॉ करते हैं ना, सारे टीचर ऐसे ड्रॉ करते हैं इसी साइड, तो आप सोचो बेटा एक्सियल लाइन सिर्फ इस साइड नहीं है, इस साइड भी है, इस साइड भी, अगर इस डायपोल के इस साइड भी जाएंगे, यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी तरफ होगा जिस तरफ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। ओके, तो यहां पर क्या फील्ड होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, E = μ0/4π की जगह 1/4πε0। ओके, 2pr अपॉन r² - a²। बेटा अभी अगर डायपोल, पॉइंट डायपोल हो या शॉर्ट डायपोल हो, ये याद रखना है बेटा, पॉइंट डायपोल या शॉर्ट डायपोल। अगर शॉर्ट डायपोल हो, शॉर्ट डायपोल में ये जो लेंथ है 2a वो छोटी हो जाएगी, मतलब उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। शॉर्ट डायपोल के अंदर 2a इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू r, या फिर आप डायपोल से इतना दूर चले गए कि डायपोल की लेंथ नेग्लिजिबल होगी। ओके, तो शॉर्ट डायपोल के केस में बेटा a जो है वो r से बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप उसको निगलेक्ट कर दोगे, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस केस में? b = होगा μ0/4π 2m अपॉन r³। बेटा ये आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये डेफिनेटली याद रखना है, μ0/4π 2m/r³। ओके, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? E = 1/4πε0 2p अपॉन r³। ये डेफिनेटली याद रखना है बेटा। और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर है वो किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगेन, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो सर एक्सियल लाइन सिर्फ इस साइड पॉइंट होते हैं, नहीं बेटा, इस साइड वाले भी सारे को एक्सटेंड करके, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। इधर वाले पॉइंट भी, यानी कि यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका डायपोल है, ये सारे पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, ये इसको एक्सटेंड कर दो लेफ्ट या राइट। आप यहां लोगे तब भी फील्ड इस तरफ आएगा, और इस साइड पॉइंट लोगे वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं, वो भी उसी तरफ होगा जिस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका एक्सियल लाइन। अब हम चलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे चलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। यानी कि ये अगर आपका डायपोल है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये आपके दिमाग में आई थिंक अब
फिट हो गया है, समझ आ गया है आपको? तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट है एल। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसे बेटा बिल्कुल यहां पे बन जाएगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये आपका बन गया इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अब इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना होगा और किस तरफ होगा? बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला हो गया। और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो किधर होगा? डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो लेफ्ट तरफ, ये राइट तरफ है। डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होता है, तो डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ यानी कि राइट डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो इस पॉइंट पर डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे भी बेटा ऐसे होगा इस तरफ। यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m की जगह यहां p आ जाता है, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। अब बेटा शॉर्ट डाइपोल, राइट, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या करना है? शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल, या फिर बेटे डिस्टेंस आ रहे हैं सेंटर से डाइपोल के, शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल भी इसको बोल देते हैं। ये तीनों टर्म्स याद रखनी है। ए बहुत छोटा हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। यहां पर ई कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम की जगह बेटा क्या बन गया? पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और खास बात क्या है, ये ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और ये इस तरफ है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा? ये सारे फॉर्मूले हमने अप्लाई करने हैं। अगर आपको याद है, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो आते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूईएफ। मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने इसके अंदर डाइपोल को रख दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल थीटा हो गया। थीटा कौन सा एंगल है बेटा? ये भी आपको याद रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो बेटा जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? पी ई साइन थीटा, और पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और बेटा डाइपोल इन, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये आपका हो गया बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपने मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया है। अगेन बेटा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो बेटा इस पे भी टॉर्क लगेगा, और जो टॉर्क है वो इसको फील्ड लाइंस के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा। यानी कि टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक डाइपोल है। तो टॉर्क कितना हो गया बेटा? टॉर्क हो गया आपके पास एन बी साइन थीटा, या फिर इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें एम क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। अच्छा, वर्क डन, अगर आपने वर्क टॉर्क को डाइपोल को घुमाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? पीई
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर थीटा 1 से थीटा 2 पे लेके जाना है डाइपोल को तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे कितना वर्क करना पड़ेगा? बस बेटा रिप्लेस कर दो, पीई की जगह क्या आ जाता है, एन बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतना वर्क। ये आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ये भी आपको याद रखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब आपने इसको घुमाना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा तो इसका नेगेटिव आ जाएगा वर्क, बस ये याद रखना है आपको। बट अगर आपको इनके डेरिवेशन देखनी है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने पड़ेंगे जाके डेरिवेशन। पर अभी अगर आपको आइडिया है, याद है थोड़ा बहुत, तो आप इनसे काम चला सकते हो अभी फॉर्मूले से। ओके, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos थीटा और माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यहां पर भी बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस एन बी cos थीटा माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो ये बेटा हमारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए, ये टॉपिक समझ में आ जाए। मैग्नेटिज्म में तीन चीजें आती हैं बेटा। पहले हम ये मैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड की, और लास्ट में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल इन दिस वर्ल्ड, डाया पैरा फेरो। तो आज हमने पहले हम ये मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट है, 1/3 पार्ट, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड? मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड। जो हमने अभी डाइपोल पढ़ा है, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, इनके ऊपर बेस्ड हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। बट एक फॉर्मूला और हमने करना है कि अगर एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, राइट। अगर डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस, राइट। अब देखना बेटा ध्यान से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये डाइपोल पहले ऐसे था बेटा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री था, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, मान लो थीटा एंगल पे डिस्टर्ब किया, एंड थीटा जो है वो स्मॉल है। आपने इसको डिस्टर्ब किया और थीटा जो है वो स्मॉल है, तो उस केस में बेटा अगर आप इसको डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो ये ऑसिलेट करेगा। अभी ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी होगा बेटा ऑसिलेशन का, राइट। तो उस टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, अब वो थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसका टाइम पीरियड बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो इसके ऊपर बेटा एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो टाउ जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कितना लगेगा, माइनस एम बी साइन थीटा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। सर माइनस साइन क्यों लिया? अब आप बट बेटा देखो, ये रेफरेंस था, आपका थीटा ऐसे है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो थीटा ऐसे है, और जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, थीटा को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो टॉर्क का जो सेंस है वो थीटा से अगेंस्ट है, थीटा के ऑपोजिट है। तो इसीलिए जो आपका टॉर्क है उसको माइनस साइन दिया गया है यहां पे, ओके। तो माइनस साइन भी साइन थीटा। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया, टाउ इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, टाउ इक्वल्स टू माइनस के थीटा, यानी कि टॉर्क जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। तो बेटा जब भी ये होता है उस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम बी।
बेटा ये यहां से मैं आपको बताने वाला था। देखो अगर हम देखें सर यहां से यहां कैसे आए, बेटा ये जो टाउ होता है, अब सुनना मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसको डिटेल में अगर आपने समझना है तो आपको एसएचएम में देखना पड़ेगा, पर अभी बेटा आप इसको यहाँ पे इसको याद रख सकते हो, लेकिन इसका एनालिसिस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, वही रियल फिजिक्स भी होता है। टाउ इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। ओके, टाउ की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, आई अल्फा प्लस एम बी थीटा इक्वल्स टू 0। अब बेटा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी थीटा इक्वल्स टू 0। जब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, जैसे हमारे पास होता है बेटा लीनियर इक्वेशन होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं हमारी इक्वेशंस थोड़ी मुश्किल होती रहती हैं। सिंपल से रिलेशन में लीनियर इक्वेशन आएगी, व्हाट नंबर बी एडेड टू एक्स, लाइक इफ 4 इज एडेड टू एक्स इट बिकम्स 8, तो x कितना है 4 है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो सिंपल रिलेशन सिंपल इक्वेशन, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक, ना ये लीनियर इक्वेशन है ना ये क्वाड्रेटिक है, ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें से जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये निकल के आता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। याद रखना बेटा आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस केस में आई होगा एम एल स्क्वेयर बाय 12। ये के हिसाब से पूछा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस केस में आपको याद रखना है एम एल स्क्वेयर बाय 12। एम क्या है बेटा, यहां पर कंफ्यूज मत होना, एम ये पोल स्ट्रेंथ नहीं है, यहां पर एम जो है वो मास ऑफ द डाइपोल है, यानी कि मास ऑफ द मैग्नेट जो यूज कर रहे हैं, एम इज द मास ऑफ द मैग्नेट, एल क्या होगी लेंथ ऑफ द मैग्नेट यानी डाइपोल, तो एम एल स्क्वेयर बाय 12। और ये कैपिटल एम आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, जो अब सुनो बेटा ध्यान से, अभी कैपिटल एम आप आपको पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस से निकालना है, राइट। लेकिन अदरवाइज अगर यहां पे हम वायर से कॉयल बना के भी उस डाइपोल को लेके भी कर सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी, ये आप सोच सकते हो बेटा, ठीक है। ओके, तो अब एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रख देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो सर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा सा गहराई में सोचोगे आप खुद आंसर निकाल लोगे कि क्या होने वाला है। बट मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, सर ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे क्या होगा, फिर वो एसएचएम नहीं होगा बेटा, फिर उसका टाइम पीरियड निकालना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब अगले लेवल की इक्वेशन चाहिए होगी। अभी तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हमारे पास ये टाइम पीरियड निकल के आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक ये फॉर्मूला था बेटा जो मैं आपको बोल रहा था, एंड मैंने आपको बताया जितनी कंप्लेक्स सिचुएशन उतनी ही कंप्लेक्स इक्वेशन। तो बेटा हम किसी भी सिचुएशन का आंसर निकाल सकते हैं अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम क्या होती है, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, राइट। तो इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाए तो किसी भी सिचुएशन का फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन का आंसर निकाल सकते हो। ओके बेटा, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर is flowing in a circular coil of radius 4 centimeter and having 20 turns, okay, and having 20 turns. Find
द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कॉइल, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कॉइल। ओके बेटा, कॉइल का डाइपोल मूवमेंट निकालना है, बार मैग्नेट का नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, NIA। गुड, लेट अस सी डाइपोल मूवमेंट M इक्वल्स टू NIA। नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं, यस 20 टर्न्स। करंट दिया हुआ बेटा, यस 3 एम्पियर। एरिया दिया हुआ है, नहीं सर एरिया नहीं दिया। रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेकिन इंटू 10 टू दी पावर -4। सर क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है बेटा, SI यूनिट आपको यूज करने हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको N दिया हुआ है, I दिया हुआ है, A दिया हुआ है, राइट। तो सिंपल डाइपोल मूवमेंट निकालना था। लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। बेटा अब आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं खुद मैनेज कर सकता हूं, व्हाई नॉट, आप पॉज करो स्टेटमेंट के बाद और उसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करो। ओके, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नेट डाइपोल मूवमेंट of the system if dipole moment of each magnet is M. Find the net dipole moment of the system if the dipole moment of each magnet is M। और ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर। ये 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट हमें फाइंड करना है। आपको देखने में शायद ये मुश्किल लग रहा हो, बट अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इजी हो जाएगा। ये डाइपोल्स हैं, आप इनकी डाइपोल मूवमेंट ड्रॉ कर लो। पहले मैं इन दोनों की ड्रॉ करता हूं डाइपोल मूवमेंट। इसकी डाइपोल मूवमेंट किधर है बेटा, इस तरफ। ओके, इसकी डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ होती है, यानी नीचे की तरफ। सर यहां होनी चाहिए ऊपर, यस, लेकिन मैंने बोला है आपको, पहले भी मैंने बताया है कि एंगल टेल्स ज्वाइन करके आते हैं, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके, इसकी डाइपोल मूवमेंट कितनी है M, और इसकी भी डाइपोल मूवमेंट कितनी है M, और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो पहले इन दोनों का नेट डाइपोल मूवमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा M√2 आ गया, क्या लगाया मैंने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया M√2, और कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो बेटा उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है। ये याद रखना एक लाइन, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे एक्ट करता है। तो ये दोनों तो डील हो गए। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, ये आपका हमारे पास इन दोनों को डील करके ये M√2 आ गया, कितने एंगल पे, 45 के एंगल पे। अगर आप देखो ये भी इस लाइन के साथ 45 के एंगल पे है, राइट, 45 के एंगल पे। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे, साउथ एंड ये नॉर्थ, तो बेटा ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो एक तो M हो गया बेटा इधर, और एक हो गया M√2, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ओके, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों भी 90 पे हैं, तो M' मान लेते हैं। M' इक्वल टू क्या हो जाएगा, M√2 का स्क्वायर
प्लस एम का स्क्वायर अंडर द रूट, तो कितना आ जाएगा, एम डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू एम। तो ये सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट आ गई। तो बेटा पहले मैंने तीन वेक्टर को भी ऐड करने का तरीका 2 एट ए टाइम ही होता है। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो बेटा, अगर 3 नंबर भी ऐड करने हो 3 + 4 + 2, आप हमेशा पहले 2 नंबर ऐड करोगे। कोई भी इस दुनिया में मेथड नहीं है जिससे 3 नंबर इकट्ठे ऐड हो जाए। बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ये, यानी कि 2 नंबर एक बार में लिए जाते हैं और फिर जो उनसे रिजल्ट आता है उसको तीसरे में ऐड किया जाता है। बेटा वेक्टर्स में भी यही है, पहले आपने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया और उसके बाद जो रिजल्टेंट आया है उसका रिजल्टेंट वो एक वेक्टर बन गया, यानी कि 2 से 1। इससे कंपेयर करो बेटा, 2 से 1 यानी 6। तो पहले इन दोनों से मैंने एक वेक्टर बनाया, फिर इसके साथ इसका रिजल्टेंट फाइंड कर दिया, तो m√3m आंसर आ गया बेटा। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा लगे रहोगे तो पक्का डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, गिव अप नहीं करना है। जैसे ऐसे चीजें जब आप पढ़ रहे होते हो, सर ये नहीं आता तो पहले जाके उसको पक्का करो, वो चीज ठीक करो। बीच बीच में बेसिक्स जो हैं, वेक्टर्स लग रहा है तो वेक्टर्स देख लो कि ओके मैं एक बार रिजल्टेंट निकालना देख लेता हूँ, रेफर कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two short magnetic dipoles are placed on the origin one along x-axis and the other along y-axis. One along x-axis and the other along y-axis. What is the magnetic field at 0, 0, D? Two short dipoles are placed at the origin, on the origin, one along x-axis, other along y-axis. What is the magnetic field at this point? ये पॉइंट आपको बताया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए बेटा 0, 0, D. Dipole moment of each is m. दोनों जो डाइपोल हैं उनकी डाइपोल मोमेंट जो दे रखी है वो m दे रखी है। ओके बेटा, पहले तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये कहते हैं 2 डाइपोल हैं, एक को अलोंग एक्स एक्सिस रख लिया और एक को अलोंग वाई एक्सिस। मान लो एक डाइपोल लिए ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस रख लिया, इसका मतलब ये है, और एक अलोंग वाई एक्सिस रख लिया, ये दोनों का डाइपोल मूवमेंट जो है वो m है। अब पॉइंट कहां पे है बेटा? पॉइंट अगर आप देखो ध्यान से, पॉइंट है 0, 0, D पे। 0, 0, D मतलब z एक्सिस पे। बेटा z एक्सिस क्या होगी? ये, यानी कि पॉइंट यहां पर है बेटा z एक्सिस के ऊपर। थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं इसको 2D में दिखाना चाहूं बेटा तो 2D में ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 0, 0, D पे। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, ये डाइपोल अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये आपकी होगी इसकी एक्सियल लाइन। क्या पॉइंट एक्सियल लाइन पे है? नो, क्योंकि वो तो इसके ऊपर है बेटा। देखो ये z एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ऐसे होगी, लेकिन पेज में इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो आप देखो ये डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, और ये आपका पॉइंट होगा यहां पे, यानी कि पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है। अच्छा, इसकी वजह से फील्ड मैं लिख देता हूं सपोज B1, m की वजह से जो अलोंग एक्स एक्सिस है इसका फील्ड ले लेते हैं B1। अच्छा, इसका फील्ड किधर होगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखो, इसका फील्ड होने वाला है
इस तरफ, डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर बेटा इसको ऐसे मानो, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, तो मैंने इसको यहां ऐसे दिखा दिया, ओके। तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे है बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय डी क्यूब, ये B1 की वैल्यू, ओके। अब B2 की वैल्यू निकालते हैं। B2, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ। देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेटा डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये ऐसे है, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, सॉरी डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो फील्ड नीचे की तरफ, ऑपोजिट, ओके। तो B2 कितना होगा सर, सेम, क्योंकि m सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, m बाय डी क्यू। ये तो बेटा दोनों सेम हो गए। अब अगर आप देखो ध्यान से, ये जो B1 और ये इसकी वजह से जो B2 फील्ड था, उनके बीच में कितना एंगल आ गया, 90। इसका फील्ड बेटा आया है ऐसे, और उसका फील्ड आया है नीचे की तरफ। तो दो, एक हो गया एक्स एक्सिस से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक हो गया वाई एक्सिस से ऐसे नीचे की तरफ, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो बेटा उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपका नेट फील्ड कितना होने वाला है, B इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सर आगे भी तो होता है 2B1 B2 cos थीटा, बट थीटा 90 है बेटा, तो वो टर्म तो जीरो हो गई सीधा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2B1, क्योंकि B1 और B2 तो इक्वल है। तो बेटा कितना, B2 की वैल्यू B1 पुट कर दो, ये बन जाएगा अंडर रूट 2B1 कितना है, लेट अस सी, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी क्यू, एक्सक्यूज मी। तो ये फील्ड आ गया बेटा आंसर। तो इस पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन डी का क्यूब, ओके। अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हो, स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके वेक्टर्स भी कम आपको रिवाइज हो जाएंगे। जो नेट इस पर फील्ड होगा, हमने तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, कोशिश करके देखो, एंड आप आगे एज जैसे है कि क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, लिखो, अगर आपसे कैलकुलेट होता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। लेट अस सी, बट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना तो सबको ही आना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular thin rectangular magnet is made to oscillate in a magnetic field and its time period is 8 seconds. Now it is broken into two halves of 0.5 L each, यानी कि लेंथ को आधा कर दिया है, ओके, 0.5 L each। What will be the time period of one piece? What will be the time period of one piece? ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ लेंथ L is made to oscillate in magnetic field। एक मैग्नेट था बेटा, अब देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड था मान लो, एक मैग्नेट था जिसकी लेंथ कितनी थी L।
आप इसका टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा है 8 सेकेंड। अब आपने इसको बीच में से तोड़ दिया और इसके दो हिस्से कर दिए। जब इसके दो हिस्से हुए बेटा, अब इसकी लेंथ छोटी होगी। अब इसको ऑसिलेट करवाया गया सेम फील्ड के अंदर, फील्ड नहीं चेंज किया। अब ये बोल रहे हैं इसका टाइम पीरियड निकालो। अब सुनो बेटा ध्यान से, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? अभी हमने निकाला था फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब देखो बेटा, आई की वैल्यू क्या होती है? m इंटू एल स्क्वायर। अब यहां पे हमें थोड़ा सा एम एल स्क्वायर बाई 12, सॉरी m इंटू एल स्क्वायर, ये मास है। अब बेटा m दोनों के अंदर यूज होने वाला है, आपको दोनों को डिफरेंस याद रखना है। दोनों का डिफरेंस I क्या है? ये मास ऑफ द बार मैग्नेट है। तो टाइम पीरियड I बाय एम भी है ना, और m कितना है? m होता है बेटा m इंटू लेंथ यानी 2 है, और लेंथ इन्होंने कैपिटल L दे रखी m इंटू एल। अब देखते हैं बेटा t डैश, नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई डैश अपॉन m डैश। b डैश नहीं कर देना है क्योंकि b तो सेम है, सेम फील्ड की बात कर रहे हैं, सेम फील्ड में। अच्छा, अब I की वैल्यू कितनी होगी ये समझने वाली बात है। I हो गया बेटा आपका m की जगह आ गया क्या? m बाई 2, क्योंकि बेटा अगर बार मैग्नेट को आधा कर दोगे तो बेटा मास भी आधा हो जाएगा। अगर बार मैग्नेट मान लो 10 ग्राम का था तो उसका आधा पीस 5 ग्राम का हो जाएगा, आधा m बाई 2। लेंथ बेटा, लेंथ भी आधी, लेंथ भी आधी यानी कि l बाई 2। l बाई 2 का स्क्वायर यानी कि एक 4 और आ गया 12। फॉर्मूला तो वही रहेगा, m एल स्क्वायर बाई 12। ओके, तो ये बेटा कितना हो गया? I डैश हो गया बेटा I अपॉन 8, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I अपॉन 8 हो गया। ओके, और डाइपोल मोमेंट देखते हैं m इक्वल्स टू, क्या m चेंज हुआ? नहीं। आप फर्स्ट लेक्चर देखो बेटा, उसमें मैंने बताया था जो आपका पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ये वाले एरिया पे। बार मैग्नेट को आपने यहां से तोड़ा है बेटा, तो ये एरिया तो चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि m तो उतना ही रहा। l की वैल्यू क्या होगी? l बाई 2, यानी m डैश तो बेटा m बाई 2 हो गया। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूं, साइड में मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको इरेज कर लेते हैं। अब बेटा देखो ध्यान से, अब टी डैश कितना आ गया? टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट आई डैश कितना है? आई बाई 8। ओके, आई डैश की जगह आई अपॉन 8 पुट कर देते हैं, और एम डैश कितना है? m अपॉन 2, सो m अपॉन 2 पुट कर देते हैं बेटा, और b तो उतना ही है। तो बेटा अगर आप देखो 2 4 जा, यानी कि टी डैश कितना आ गया? 2 पाई हाफ इंटू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, यानी कि टी डैश इक्वल्स टू टी अपॉन 2, यानी आधा हो जाएगा बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, राइट, पहले कितना था? 8 सेकेंड, तो अब कितना हो जाएगा? टी डैश इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो टी डैश कितना हो जाएगा बेटा? 4 सेकेंड, यानी कि पहले टाइम पीरियड का आधा, राइट। तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन डील करने हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आप पॉज करके स्टेटमेंट देख के खुद भी ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यस बेटा, जब आप पढ़ते हो आपको एक बुक अच्छे से करनी है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम 4 बुक्स ले लेते हैं और एक भी अच्छे से नहीं कर पाते। यस, आइडियल केस तो वही है कि आप 4 बुक खत्म करो, बट उतना पुश करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले इनिशियली, बेटा बिलीव मी, एक खत्म होगी ना तो 2 तीसरी चौथी तो फिर पता ही नहीं लगेगा। पहले आप एक बुक पकड़ो, कोई भी बुक पकड़ लो बेटा। आप कोई DC पांडे ले सकते हो, प्रमोद अग्रवाल ले सकते हो, GC अग्रवाल ले सकते हो, कोई भी बुक, लेकिन एक बुक पहले उसको अच्छे से करो, राइट। उसके बाद आप अपने दूसरी बुक, तीसरी बुक, उसके बाद आपकी चॉइस है, लेकिन पहले एक बुक अच्छे से करनी है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।
ये बेटा मैग्नेट्स हैं, और ये मैग्नेट्स हैं, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर, ये भी आर और ये भी आर। 3 शॉर्ट मैग्नेट्स। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? आइडियल मैग्नेट्स। यानी कि आपको वो बड़े वाला फॉर्मूला नहीं याद रखना। एक्सियल लाइन पे 2km/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पे km/r³ फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब ये हो गया 3 शॉर्ट मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एज शोन, फाइंड द फील्ड एट, इसको पॉइंट लिख लेते हैं एल। एल पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इस देखने में बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर लो तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम इस मैग्नेट को देखते हैं, इस मैग्नेट को। अच्छा, इस मैग्नेट के ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये वाला पॉइंट जो है इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे है या एक्सियल लाइन पे? सर इक्वेटोरियल, क्योंकि डाइपोल ऐसे है और ये ऐसे है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक्सियल लाइन तो ये होती बेटा। तो इस आप कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हो। सर आपने यहीं से क्यों स्टार्ट किया? आप यहां से कर लो, यहां से कर लो, इट इज योर चॉइस। हर एक की अपनी चॉइस होती है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस पॉइंट पर अब ये डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है इसकी? डाइपोल की साउथ टू नॉर्थ। सर ये क्यों ड्रॉ किया? ये भी आपको पता लगेगा बेटा। हर चीज का आंसर होता है, हर क्वेश्चन, हर स्टेप जब साइंस में किया जाता है उसका रीजन होता है कुछ। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ। अब इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर होता है? ऑपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। यानी कि इसका फील्ड जो होगा वो ऑपोजिट होगा। इसको मैं B1 मान लेता हूं। डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ, इसकी वजह से फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ। लिख लेते हैं बेटा। B1 कितना आ गया? B1 आ गया आपके पास μ0/4π। बेटा μ0 भी नहीं लिखते हम, के, टाइम बच जाएगा। के इक्वेटोरियल लाइन है, के एम होता है बेटा, इन्होंने 2m दिया हुआ, कोई बात नहीं। K2m/r³। डायरेक्शन भी लगा लेते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ होगी, इसको छोड़ते हैं। अब B2 की बात करते हैं। B2 क्या? इसका फील्ड, ये साउथ टू नॉर्थ है। ओके, ये नीचे की तरफ है, तो यहां पर फील्ड इससे ऑपोजिट यानी ऊपर की तरफ। B2 इसकी वजह से फील्ड ऊपर की तरफ। B2 इसका फील्ड क्या होगा? km/r³। इसका m कितना दिया हुआ बेटा? 4m दिया हुआ है, तो k 4m/r³। ओके, अब B3 की बात करते हैं। B3 मतलब इस मैग्नेट की बात करते हैं, इस वाले की। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ये साउथ टू नॉर्थ डाइपोल मूवमेंट किधर है? नीचे की तरफ। बट ये पॉइंट जो है ये कौन सी लाइन पे है? सर एक्सियल लाइन पे। और एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ है बेटा, ये नीचे की तरफ हो गया B3। सर ये तो ऑपोजिट हो गया इन दोनों के, बिल्कुल। B3 कितना हो गया बेटा? अब इसमें फॉर्मूला μ0/4π, यहां बेटा 2m होता है, 2m कितना दिया हुआ है? 2m/r³। अब आप देख सकते हो। अच्छा, k लिख लेते हैं बेटा, सबका k लिख रहा हूं तो यहां पे भी k ही लिख लेते हैं, एंड में पुट कर देंगे। अब बेटा B1 + B2 - B3 हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं इसको देख के बता पा रहा हूं कि ये ज्यादा होगा इससे। तो नेट B कितना हो जाएगा आपके पास? B1 + B2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है B1 B2, और B3 इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, -B3। तो B1 + B2 + B3 आप देखो क्या बन गया बेटा? K × 2m/r³। आगे आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। K × कहीं बेटा इसको मेंटली कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पाते हो, लेकिन गलती नहीं करनी। बस इसका ध्यान करना है, स्पीड के पीछे नहीं भागना है, स्पीड अपने आप बनेगी। अभी आपका मेन काम होना चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। कहते हैं ना, ऐसी स्पीड का क्या फायदा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जाना हमने नॉर्थ है, हम साउथ की तरफ पूरी स्पीड से भाग रहे हैं,
तो हमें सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो रिलैक्स करके करना है, स्पीड बाद में बना लेना बेटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, K2m अपॉन R3। इतना फील्ड होगा बेटा, किस तरफ होगा सर, ऊपर की तरफ। तो इन देखो ये बड़ा क्वेश्चन था, मुश्किल था, लेकिन इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन में फील्ड होता है, किसके सर, डाइपोल मोमेंट के, ये भी बोलना है। इक्वेटोरियल लाइन पे सर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है ये एक मैग्नेट दिया हुआ, डाइपोल दिया हुआ है साउथ नॉर्थ, और बेटा यहां पर एक सर्कुलर कॉइल रख दी है, ऐसे ये सर्कुलर कॉइल रख दी गई है, और ये थीटा जो है, ये थीटा दिया गया है आपको 53 डिग्री। द मैग्नेटिक फील्ड at the location of the coil is 2 into 10 to the power minus 2 Tesla. Magnetic field at the location of the coil is this, due to the bar magnet. If the coil has an area of 10 centimeter square and turns 100, and it has a current of 1 ampere, what is the torque on the coil? What is the torque on the coil? कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? देखने में शायद ये काफी मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, बट अगर आप सारे छोटे छोटे पॉइंट्स सही कर गए तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। सबसे पहले देखना साउथ टू नॉर्थ, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होता है, तो इस जगह पर जो फील्ड होने वाला है वो राइट की तरफ होगा, क्योंकि बेटा ये पॉइंट जो है वो एक्सियल लाइन पे आ गया, राइट। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ओके, यानी कि बी वेक्टर इस तरफ आ गया। अब बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है बेटा एम बी साइन थीटा। बेटा यहां पर एम जो है वो कॉइल की वजह से आएगा, और बेटा एम जो होता है, अगर आप देखो एम जो होता है कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो ये कॉइल का प्लेन है, बस यही कैच था बेटा, कॉइल का प्लेन है, इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है, कॉइल का प्लेन ये है, तो ये एंगल हो गया बेटा 90 डिग्री। ये कॉइल ऐसे रखी हुई ना, कॉइल सपोज मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूं, ये इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉइल ऐसे रखी हुई है ऐसे, तो कॉइल का नॉर्मल बेटा कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी कि कॉइल ये है तो ये उसका नॉर्मल होता है, तो कॉइल के परपेंडिकुलर है ये, तो ये कॉइल का परपेंडिकुलर हो गया, ये 90, तो ये कितना बच गया 37 डिग्री, क्योंकि 180 हो गया ना तीनों का टोटल। तो एम बी साइन थीटा, सबसे पहले एम कैलकुलेट कर लो सर, एम कैसे कैलकुलेट होगा, एन आई ए, एन कितनी है बेटा 100, आई कितना है 1 एम्पियर, एन आई ए, एरिया कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ये आपके पास एम की वैल्यू आ गई, ओके। बी कितना दिया हुआ बेटा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 टेस्ला, ओके पुट करो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 टेस्ला बी,
एम कितना हो गया बेटा, 100,000 हो गया, 1000 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन थीटा, साइन 37। बेटा साइन 37 जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, साइन 37 इज 3/5। ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, साइन 37 इज 3/5। तो अब आप इसको बस वैल्यूज पुट करनी है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 3/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। राइट बेटा, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने छोटे छोटे स्टेप सही किए हैं, छोटे छोटे स्टेप सही हो जाए तो बड़ा क्वेश्चन सही हो जाता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये कॉइल है, ये वाला एंगल चाहिए था मेरा बेटा, ये नॉर्मल हो गया। कई बच्चे इसको देखते हैं 53 थीटा है, चलो इसको लगा दो, बस वहां पे वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये, और ये बड़ा कॉमन एरर है, जब हम समझाते हैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एमबी समझाते हैं, वहां पे आपको बोला जाता है इसका ध्यान रखना है, वो आपको इस पे ट्रिक करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर, जो आपके क्वेश्चन बनाएंगे कि आपको एंगल दूसरा दे देंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो इसमें बस ये कैच था, राइट। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a magnetic needle lying parallel to the magnetic field, lying parallel to the magnetic field requires W unit of work to turn it through 60 degree, to turn it through 60 degree. What is the torque required? What is the torque required to maintain it in this position? ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैग्नेटिक नीडल, यानी मैग्नेटिक नीडल यहां पर क्या काम कर रही है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल का काम कर रही है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल भी क्या होता है बेटा, एक तरह का डाइपोल ही होता है। देखो ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ। तो क्या बोलते हैं, पहले तो इसको W यूनिट ऑफ वर्क दिया गया है, यानी कि वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। वर्क क्या होता है, MB cos θ1 माइनस cos θ2। ये बोलते हैं W यूनिट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। पहले तो इट इज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बेटा θ1 जो है वो 0 है, क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल मतलब थीटा 0, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। ओके, cos θ2 कहां पे लेके गए हम, 60 डिग्री पे लेके गए। ओके, तो बेटा वर्क डन कितना आ गया आपके पास, cos 60 होता है बेटा हाफ, 1 माइनस हाफ, यानी कि MB/2 आ गया। इतना वर्क कर दिया बेटा आपने। ओके, अब आप बोल रहे हो कि आपको